नमस्कार, मैं कुसुम वर्मा कल्चर दीदी और आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कुछ स्पेशल, कुछ नया आप सबके लिए। और हमारे अवध के जो चुनिंदा लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत उम्दा काम किया है, उनका एक इंटरव्यू लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो ज़िंदगी की कमाई है, मेहनत है, वो सारे ज़माने को पता चले कि जो सफलता मिलती है, जो तरक्की मिलती है, वो किस तरह से एक-एक कदम आगे बढ़ाकर मिलती है। हमारी आज की जो पीढ़ी है वो सोचती है सीधे छत पर पहुँच जाएँ, मंज़िल पे पहुँच जाएँ, रास्तों के बारे में नहीं सोच पाती। तो आज हमारे इस एपिसोड की मैं शुरुआत कर रही हूँ और हमारे पहले मेहमान हैं आदरणीय और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी श्री ललित सिंह पोखरिया जी। और मैं अपने एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करती हूँ, क्योंकि हमारे अवध की ये परंपरा है कि हम अपने ये क्या अतिथि का बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। अब आप तशरीफ रखना। ऐसा है कि मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो मैं समझती हूँ कि रंग कर्म जो है वो ऑल इन वन जी। चाहे गायन की बात करें हम, चाहे नृत्य की बात करें, अभिनय की बात करें, सब कुछ समाहित है रंग कर्म में। और जैसा मैं आपके बारे में पहले से सुनती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ इतने समय में, हालांकि अभी मुझे आपके साथ कुछ वैसा मंच पे काम करने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी आपने एक बेहतरीन डांस ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखी हमारे लिए। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि चूंकि हमारी पसंदीदा फील्ड है ये आपकी, और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज हमने देखे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही गजब का इंटरव्यू दिया आपने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ज़रूर आपके अनुभवों का लाभ लेकर के अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दें। शुरुआत में करना चाहूँगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जैसा आपका नाम बता रहा है। मैं सही समझा आपने, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में मेरा जो गृह जनपद है पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ से कोई 60 किलोमीटर दूर, 55-60 किलोमीटर अस्कोट नाम की एक जगह है। उसी के सामने की पहाड़ी पर ये जो इलाका कहलाता वो गरखा कहलाता। उस गरखा में 3 गांव हैं जो पोखरिया लोगों के हैं, और भी गांव हैं निकटवर्ती क्षेत्र में, लेकिन वो 3 गांव डोकुना, डुंगरा, डाकटी, तो उनमें से डोकुना मेरा गांव है। हालांकि पूर्वजों के बहुत पहले एक ही समय में एक ही गांव था, बढ़ते गए, परिवार बढ़ते गए तो गांव बढ़ता गया। तो ये तो संक्षेप में है। साथ में बता दूं कि 1967-68 में हम लोग वहां से आवर्जन कर गए, मतलब माइग्रेट कर गए, क्यों पहाड़ में कई परिवारों के साथ ऐसा हुआ है। एक तो दुरूह भौगोलिक परिस्थितियां, दूसरा भूस्खलन में बहुत जमीनें बर्बाद होती रही हैं। तो उसी विडंबना का शिकार मेरा परिवार भी रहा है। अच्छा, तो आपके गांव में भी हुआ? हाँ, हमारे पूर्वजों के समय जो जमीनें थी, मतलब समझिए कि 2/3 जमीनें हमारी, वैसे भी पहाड़ में कम जमीन होती है जी, वो भूस्खलन के हवाले हो गई। तो बाद में तमाम उत्तराखंड के तमाम परिवारों के साथ ये हुआ, तो लोग तराई में आकर बसे, तो उन्हीं में से मेरा एक परिवार भी रहा। हाँ, देखिए हमारा आपसे बहुत जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि मेरी भी सर्विस वहाँ रही। मैं जीजीआईसी रानीखेत में एज अ प्रवक्ता इतिहास के पद पर करीब 10 साल वहाँ रही। तो पहाड़ तो मेरी दिल की गहराइयों में बसा है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही, और सामरिक महत्व से कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है रानीखेत, है ना। और जैसा कि कुमाऊं में मैं रही, तो कुमाऊं की संस्कृति तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो जहाँ जाती हूँ ये जरूर गाती हूँ कि बेड़ुपा को बारो मासो। फरमाइश भी करते हैं लोग कि भाई आप अवधी लोग गायिका हैं, और अवध का तो आपने सुना दिया, और हमारे उत्तराखंड आए और पहाड़ी गीत नहीं हुआ तो क्या मजा हुआ। तो इसलिए मैं 2, 4, 5 गीत जरूर गाती हूँ। तो वहाँ का जो कल्चर है, उसमें से कहाँ से आपकी ये बीज पड़ी और कैसे निकल के आप इस फील्ड में आ गए यहाँ? हाँ, ये सवाल बहुत कम बार हो पाता है, क्योंकि
जितना काम वर्तमान समय में मेरा हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में जाकर बात करने का मौका कम मिला है, किया है मैंने कई बार। मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सही कहा, हमारे की जो संस्कृति है बहुत गहरी है। अच्छा, दूसरी बात, संस्कृति गहरी होने के साथ साथ उसमें विशेषता ये है, और मेरे ख्याल से हर ग्रामीण अंचल की, भारतवर्ष के हर ग्रामीण अंचल की एक विशेषता होगी, ग्रामीण जनमानस का जो संवेदनात्मक संपर्क होता है वो सीधे प्रकृति से होता है। इस संवेदनात्मक जो संपर्क से जीवन संघर्ष की यात्रा में जो जो बातें, वेदनाएं, ये सब प्रस्फुटित होती हैं, आती हैं, वो सब आपस में मिलकर अभिव्यक्ति का स्वरूप धारण करती हैं। वो अभिव्यक्ति गीत भी हो सकता है, नृत्य भी हो सकता है, सामाजिक संस्कार भी हो सकते हैं, आरेखन भी हो सकता है, लिपाई पुताई भी हो सकती है, और उसके अलावा कुछ कथा, किस्से, कहानियां भी हो सकती हैं। तो उसी में एक रंगमंच भी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इलाके में जो परंपराएं रही हैं, अभिव्यक्ति परक परंपराएं, अभिनय परक परंपराएं बहुत रही हैं, अभी भी हैं, अभी भी जो जागर गायन कहा जा सकता है, या मेरे खास तौर से मेरे अपने अंचल में, मेरे क्षेत्र में राम कथा का कुमाऊनी गायन होता है। अच्छा, कुमाऊनी भाषा में, ये बहुत बड़ा विशद अध्याय, इस पर बाद में बात करेंगे। और दूसरा रामलीलाएं। हाँ, रामलीलाएं तो बहुत होती हैं। रामलीलाएं कुमाऊं और गढ़वाल की ये है कि भाषा तो हिंदी होती है, लेकिन उसकी सांगीतिकता जो है वो शास्त्रीय होने के बिल्कुल आंचलिक जो है चलन देती है स्वरों का। तो यही उसकी विशेष पहचान है। तो वो रामलीला में बचपन में देखता रहा। मेरे पिताजी रामलीला में भी सहभाग करते थे, और जो जिन अभिव्यक्ति परक परंपराओं का, ये त्योहारों से जुड़े होते थे, ऐसे नहीं, अलग अलग लोक पर्वों से जुड़े होते थे, उनके आयोजनों का और युवा वर्ग को प्रेरित करने का बड़ा काम करते थे पिताजी हमारे। तो स्वाभाविक है वो बात मेरे भीतर भी आ गई। वो फिर बाद में जब यहाँ मैदान में पढ़ाई लिखाई, वो फिर पुनर्अंकुरित हुई है वो, लेकिन मैं बीज वही है उसके कहते हैं जो वो वही उसके साथ साथ अब मैं गर्व कहूं, गौरव कहूं, मुझे प्रकृति ने अभिव्यक्ति परकता दी है। मेरे यहाँ के चट्टानों ने, चीड़ के जंगलों ने, बहती हुई उछाल मारती नदियों ने, रात में टिमटिमाते स्वच्छ निर्मल निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारों ने, जंगल से गूंजती शेर की दहाड़ ने, और वन की लकीरें बनती हुई वनाग्नि होती है, उनने मेरे भीतर एक अलग विराट आयाम, अभिव्यक्ति का विराट आयाम चित्रित किया। मेरे रंग कर्म के पीछे उसका भी अप्रत्यक्ष योगदान है। ये अभिव्यक्ति परक परंपराओं का तो प्रत्यक्ष योगदान है, लेकिन उनका भी आत्म तत्व के रूप में विशेष योगदान है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल आपने पूछा कि मैं इस तरह से बात ये कह पाया। लेकिन देखिए, यही कलाकार का अंदाज है। अभी कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि हाँ, जंगल में आग लग गई, लेकिन आपने उसको कैसे कहा, हाँ, कि वो जो उसकी एक रेखा बनी। दरअसल वो वन अग्नि स्वाभाविक भी होती है। आपने सुना होगा चीड़ के जंगलों के बांस के टकराने से आग लगती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति का ही एक चक्र होता है। लेकिन दूर पहाड़ में यूं रेखाएं बनती हैं, यूं ऊपर तारे और यूं रेखा बने हो, एक अजीब सा रोमांच भीतर पैदा करती थी। उम्र क्या 7 साल 8 साल। तो उस समय प्रकृति की इतनी विहंगमता, ऐसे विराट लीला का मेरे बाल मन से बहुत ही संवेदनात्मक संसर्ग हुआ। वो मेरे भीतर अभिव्यक्ति के संस्कारों के रूप में मतलब बिल्कुल सुगठित और संगठित होता रहा। वो आपकी देखिए बॉडी लैंग्वेज बता रही है। अब वो क्यों सीधे स्मृति में वहां पहुंच गया ना। बहुत सुंदर। मैं भी इतने साल वहां रही। देखिए, शहर का या पहाड़ों का या फिर गांव का जो अपना एक अलग ऑरा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो पहाड़ों का, जब मैं वहां पर अकेले होती थी हॉस्टल में, लोग त्योहारों पे छुट्टियों में चले जाते थे, चूंकि मेरा दूर था, मैं नहीं आ पाती थी, तो बाहर शाम को जब बैठती थी, देखती थी कैसा आसमान है, लगता था हाथ उठाओ और एक एक तारे को छू लो। वही छू लेने का भाव होता है कलाकार। और मुझे लगता है कि मैं पहाड़ में न पैदा हुआ होता, उसी समय में मैं मैदान में भी पाया था लोग, लेकिन
ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ होता यस। तब भी मुझे कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, अभी आप थोड़े दिनों बाद एक दो महीने बाद पीली सरसों फूलेगी, पूरे खेत जैसे कि पीला आंचल जो है धरती ने ओढ़ लिया है दूर बिल्कुल। दूर तक, है ना। हाँ। तो यहाँ की खूबसूरती, अमराई, नीम, ये सब, तो ये भी एक दूसरी भंगिमा मुझे देते, बिल्कुल। है ना। तो लेकिन लोक से जुड़ा होना, प्रकृति से जुड़ा होना एक सच्चे कलाकार की अनिवार्य शर्त है, बिल्कुल। वरना नहीं हो सकता। वरना नहीं। देखिए मेरी पोस्टिंग वहां थी, ये मैंने पहाड़ का अरे अरे बहुत सुंदर, बहुत वहीं सुंदर। से जी जी बिल्कुल। लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं वहां गई तो मैंने वहां की वो बड़ी वाली नथ खरीदी। हाँ मेरे वाह। पास पिछौड़ा भी है, अरे तो क्या बात है, आप मेरे दिल में पहाड़ तो आप तो जरूर बसता उत्तराखंड है। की भी हैं, ये कहा जाए। बिल्कुल हूँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जब हुई थी तो यहाँ भी मुझे मिल रहा था, लेकिन वही एक कलाकार जो मन होता हाँ है जी जी। कि मैं यहाँ जाऊं, ऐसे करूं, तो मैंने मांग के लिया कि मेरी पोस्टिंग पहाड़ों पे मुझे दी जाए। बहुत सुंदर। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी माँ तो प्रकृति है ना। प्रकृति है। प्रकृति, एक चीज मैं और कहता हूँ लोगों से, माँ के गर्भ से तो हम निकल आते हैं, जीवन में धरती पर आ जाते हैं, प्रकृति के गर्भ से कहाँ निकलते हैं, सही। हमेशा प्रकृति के गर्भ में हम रहते हैं। तो उसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, आपकी रागात्मकता, आपकी संवेदना, आपकी आत्मीयता कि इतनी अभिन्न रूप से जैसे दो परमाणु जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़ा होना चाहिए प्रकृति के साथ कलाकार को, क्यों हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति नहीं को। तो मनुष्यता का विकास होना संभव नहीं है। नहीं। हम बहुत ही बुद्धि संपन्न, स्किल संपन्न, क्राफ्ट से भरे हुए मनुष्य तो बन जाएंगे, व्यक्ति बन जाएंगे, सुविधा संपन्न, लेकिन सही अर्थों में जो मनुष्यत्व की पहचान होती है, जिसको मैं आइडेंटिकल फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कहूंगा, उससे हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जी। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या आपने इस फील्ड में आने के लिए कोई तैयारी की, कोई ट्रेनिंग ली? ये भी एक उतार भैया चढ़ाव वाला हमारे ये दौर है। बच्चे भी देखेंगे जी तो जी जी, उनको हमारी ये पीढ़ी है, हाँ। और आजकल तो जैसा जमाना है, बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इस अट्रैक्ट होते फील्ड हैं, में। जी जी जी। तो कितना जरूरी है ट्रेनिंग लेना? अच्छा, ये मैं पहले बाद में ये ट्रेनिंग की बात मैं करूंगा। हाँ। ये जो जब ये बचपन की अभिव्यक्ति परकता मेरे में भरने लगी, मैंने कहा आपसे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते ये अलग हो गई। अरे हाँ, ये मतलब ये कहीं छिप गई सबकॉन्शियस में। मेरे सामने दार्शनिकता के विचार में मेरे जीजा जी से प्रभावित हुआ मैं, वो स्वामी रामतीर्थ ये सब पढ़ा करते थे। तो धीरे में बड़ा गंभीर ये हुआ कि नहीं, मुझे साहित्यिक क्षेत्र में जाकर और दार्शनिक बनना है। अरे गजब। 8वीं में जेम्स एलन, स्वेट मार्डेन, शंकराचार्य, समझ में भले ही ना आता हो, लेकिन इनको मैं पढ़ता था। और रामतीर्थ जी को एक वो था, मतलब ट्रिप सी थी। हाँ। और लेकिन ग्रेजुएशन तक आते आते धाराएं बदल गई। अब ये हुआ कि नहीं, डॉक्टर बनना है, और मैंने पीएमटी की भी तैयारी की, उसमें नहीं निकले। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि हमने ये अध्यात्म वगैरह सब पढ़ाई था, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर ध्यान गया। मैं 2-3 साल के फ्लैक्चुएशन बता रहा हूँ, उसमें मैंने फिर ग्रेजुएशन मतलब कॉरेस्पोंडेंस कोर्स किया प्राकृतिक चिकित्सा में। लेकिन इसी दौरान उसका मतलब प्राकृतिक चिकित्सा का कोई रोजगार परक उधर कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि आज भी एलोपैथिक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उसको 1,000 रुपया 2,000 रुपया चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए उसी समय भी एक तो स्पेस बहुत चाहिए, इक्विपमेंट्स बहुत चाहिए। तो पिताजी ने कहा तुम्हारी ये डॉक्टरी मेरी समझ में नहीं आती, हमने तो कहीं सुना नहीं। अब एक साधारण किसान परिवार से इतना इन्वेस्ट कर पाना, वो भी लीक से हटकर, उनकी समझ में नहीं आया। बोले कुछ और सोचो तुम। और इसमें एक बात और भी है, तुरंत तत्काल रिलीफ नहीं मिलता नहीं है। होता है, इसलिए ना, वो जब मरीज परेशान होता है उसको तुरंत तत्काल जो है जनमानस को अपनी तरफ खींच पाना, हाँ। वो भी। तो फिर इसी दौरान साहित्य की ओर अपना रुझान हुआ। साहित्य की ओर रुझान होते होते कविता, मतलब एक छोटे स्तर पर वो हम लोग आपस में 5-6 दोस्त मिलके इकट्ठा होते थे, हर विषय पर रोजाना एक विषय देते थे, हर व्यक्ति कविता लिखता था।
उनका इनेक्टमेंट किया जाता था, उनमें मीमांसा होती थी। तो हमारे एक सीनियर थे, हमारे ही, मैं दीदी के यहाँ रहता था, पड़ोस में रहते थे, उन्होंने कहा तुम ये पढ़ते हो तो तुम्हारे एक्टिंग दिखाई पड़ती है तुम्हारे पढ़ने में तो। अरे हाँ, आप सुनिए एकदम से कैसा फ्लैक्चुएट किया, क्यों नहीं तुम इसमें जाते? मैंने क्या होता है ये? अच्छा हाँ, थिएटर होता है ये मुझे पता था, जब मैं प्राकृतिक जीवन पत्रिका का संपादक भी बना था मैं, तो वहां थिएटर ग्रुप के लड़के थे, मैंने कहा भाई हम भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। एक आध नाटक देखा, लेकिन कोई वो नहीं। इन सज्जन ने कहा कि राज भिसारिया सर से मैं आपको मिलाता हूँ। हाँ 1984 की बात है। मैंने कहा वो कौन है? अरे वो बहुत बहुत बड़े थिएटर के डायरेक्टर हैं, उनकी एक संस्था है, मैं उनसे मिलाता हूँ। तो मैंने कहा बोलो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं ले चलता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में मिले, वो तो बहुत ब्यौरा लंबा हो जाएगा। राज साहब से मुलाकात हुई, 2-3 मिनट की बात हुई उनसे, और वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तो उन्होंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा ना सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ 69 में, जो मुझे ले गए थे। बोले अच्छा अच्छा, तो बोले इनका फॉर्म भरवाओ। तो हम तो समझ नहीं पाए फॉर्म कौन सा भरना है, क्या फॉर्म भरना भाई। लेकिन फिर 84 अगस्त में हमने एक विज्ञापन देखा भारतीय नाट्य अकादमी का, आवेदन पत्र, नीचे डायरेक्टर राज भिसारिया, हमारे के लिए क्या, अच्छा सर ने ये फॉर्म भरने के लिए कहा है, सीखना है तो प्रॉपर चैनल में प्रॉपर। बस फिर हमने बीएनए में अप्लाई किया, कुछ तैयारी हुई, कुछ साथियों की वजह से, मैं तो एकेडमिक थिएटर जानता नहीं था, और मेरा सिलेक्शन हुआ। तब का दिन आज का दिन बस एक रास्ता है। अब आपने कहा ट्रेनिंग क्यों ट्रेनिंग जरूरी है क्या? ट्रेनिंग जरूरी है क्या? सही बात है। ट्रेनिंग क्या ग्लास धोने की जरूरी नहीं है? हाँ मैं एकेडमी में नहीं होगी, हाँ। लेकिन मेरे किचन में, वॉश बेसिन में, मैं गिलास धोना सीखते सीखते, काम करते करते एक दिन बढ़िया गिलास धोने लग जाऊंगा। क्या अभ्यास होगा? तो ट्रेनिंग तो चाहिए चाहिए किसी भी काम की। 3 तरह से होगी, या तो आप किसी संस्थान से लें, या किसी गुरु से लें, जैसे हमारे नृत्य और संगीत के घराने में होता है, या फिर निरंतर अपने अध्यवसाय से, निरंतर अभ्यास से, और काम को अपना गुरु मानकर, आपका गुरु फिर आपका काम होता है। तब जो है आप, तो ट्रेनिंग तो होगी भाई। किसी काम को और बेहतर करने के लिए अभ्यास जरूरी है कि नहीं, और अभ्यास भी प्रॉपर चैनल में, सही तरीके में, तभी तो बेहतर होगा। अच्छा, अब ये सवाल क्यों उठता है, लोग ये समझते हैं, आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहेंगे, मैं इसको अभी जारी रखूं? इसको बता दीजिए आप। सवाल इसलिए उठाते हैं लोग कहते हैं अरे एक्टिंग तो बॉर्न होती है, एक्टर तो होता ही है, पहले से होता है, उसमें ट्रेनिंग क्या है? ये जो एक्टिंग बॉर्न होती है, अभिनय मनुष्य का एक परिचयात्मक लक्षण है। मनुष्य के 7 परिचयात्मक लक्षण है मनुष्य होने की पहचान: जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनशीलता और अभिव्यक्ति। ये सब मनुष्य में होती ही होती हैं। मनुष्य होने की पहचान ही यही। तो अभिव्यक्ति भी होती है, तो अभिव्यक्ति का एक पार्ट एक्टिंग भी है, वो भी है, लेकिन वो जीवन का नैसर्गिक गुण है, उसको कला में बदलना होता है। एक दिए गए समय और स्थान में जीवन की किसी बात को, विचार को एक कथानक में या स्थिति में पिरोकर प्रस्तुत करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। तो उसकी तो एक कलात्मक व्याकरण भी होगी, वैज्ञानिकता की व्याकरण भी होगी, टाइम एंड स्पेस की के रिलेशन में हमारे मूवमेंट की व्याकरण होगी, हमारे पोजीशन की व्याकरण होगी। बिल्कुल। बाकी तो वाणी और शरीर की तो अलग बात है ही है। तब तो ट्रेनिंग विशेष रूप के लिए जरूरी है। वो मनुष्य का परिचयात्मक लक्षण होने के बावजूद ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग जरूरी। तो मुझे लगता है हर चीज में, दुकानदार भी देखिए एमबीए करके जो काम करता है वो ज्यादा परफेक्शन से करता है। जैसे आप दुकान खोलिए, बैठ जाइए, बेचने हर काम जो आपको अपने दी गई स्थिति से बेहतर स्तर पर ले जाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए ट्रेनिंग यानी अभ्यास, निरंतर सही तरीके से सही दिशा में अभ्यास, यही तो ट्रेनिंग है। यही खत्म बात। क्या बात है, बहुत अच्छी बात चल रही है दोस्तों। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।